नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो यूपी में। मैं हूं अवधेश। बरेली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। थाने में खड़ी मोटरसाइकिलों में अचानक आग लग गई और आग लगने से 9 बाइकें जलकर राख हो गई। थाने में लावारिस खड़ी बाइकों में आग लग गई। थाने में मौजूद सिपाहियों ने पानी डालकर किसी तरीके से आग पर काबू पाया। ये सभी मोटरसाइकिल जल गई। शीशगढ़ थाने का ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से बरेली में देखते ही देखते थाना परिसर में जो बाइक खड़ी थी वो जलकर राख हो गई। तो थाने में ये मोटरसाइकिल खड़ी थी। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। 9 बाइक आग की चपेट में आई हैं। थाने में लावारिस जो बाइकें पड़ी हुई थी अलग अलग मामलों की, उसमें आग लग गई। थाने में मौजूद सिपाहियों ने किसी तरीके से आग को बुझाया, लेकिन तब तक ये जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। तो थानों में जो खड़ी गाड़ियां होती ये भी पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी का सबब बनती हैं और इस तरीके की घटनाएं हो जाएं तो फिर मुश्किल बढ़ जाती है। हालांकि जो थाने में मौजूद सिपाही थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी तरीके से ये बाइक, ये मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है बरेली की, जहां पर थाने में खड़ी 9 बाइक जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी अभी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। इधर मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे चल रहे नकली पेट्रोल डीजल के अवैध गोदाम के चलते बड़ा हादसा हो गया। गोदाम में आग लगने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोदाम में रखे ड्रम धमाके के साथ फटे तो क्षेत्र के लोगों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग घर छोड़कर भाग निकले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। बताया जा रहा है कि आग में गोदाम के मालिक समेत 2 लोग झुलस गए, जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो चुके थे। तो ये मेरठ की तस्वीर, यहाँ पर भी आग का कहर देखने को मिला है। मेरठ के लिसाड़ी गेट की तस्वीर है। यहां पर नकली पेट्रोल डीजल के अवैध गोदाम के चलते बड़ा हादसा हो गया। गोदाम में आग लगने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोदाम में रखे हुए ड्रम धमाके के साथ फटे तो क्षेत्र के लोगों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग घर छोड़कर भाग निकले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। बताया जा रहा है कि आग में गोदाम के मालिक समेत 2 लोग झुलस गए, जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो चुके थे। तो मालिक और एक कर्मचारी झुलस गए। नकली पेट्रोल डीजल का गोदाम था, लेकिन देखते ही देखते आग लग गई। बड़ा हादसा हुआ और देखिए ये रिहायशी इलाका है, घटना बड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने निशाने पर राज्य की ममता सरकार को लिया। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से रोका जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर सभा में कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। बंगाल में आज अराजकता की स्थिति है, जिससे पूरे देश में दुख होता है। बंगाल में योगी बोले कि बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। सकल के आंतरिक अभिनंदन ओ भालो बासा जानाई ए बांग्लार पवित्रो भूमि मालदोई ऐसे आमी निजे के धन्यो माने कारिछे। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की
उन घातक गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहाँ की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। आज यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2017 से अब तक नेताओं के खिलाफ दर्ज 670 मुकदमे वापस लेने की संस्तुति की है, लेकिन सपा के सदस्यों सत्ता पक्ष से दलवार मुकदमे वापसी के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग शुरू कर दी। इस पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने जवाब से सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि दलों के आधार पर यह सार्वजनिक करना या परीक्षण करना कानूनी रूप से सही नहीं होगा, लेकिन जब सपा के सदस्य अपनी मांग पर अड़ गए तब कानून मंत्री ने साल 2013 में नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे गिनाने शुरू कर दिए। इस पर सपा सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी के साथ हंगामा करने लगे। हमारी सरकार जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो पहली कैबिनेट का पहला बिंदु किसानों से ऋण माफी थी, जिसके तहत हमने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया था। लेकिन जो 2012 में सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, उस सरकार में ये पहला ऑर्डर जारी हुआ था कि जो मुकदमे हैं जिन लोगों पर दर्ज हैं उनको हम वापस करेंगे, और मुकदमों की सूची आप देखेंगे तो ज़्यादातर वही लोग हैं जो भारत माता के खिलाफ काम कर रहे थे। फाइल मंगा के ले आओ ना, तो कहाँ ले आए? असद पर लाभ कर रहे थे मंत्री, ये कहीं ऐसा था ही नहीं। कहा बाद में संस्कार मंत्री ने कहा कि नहीं, मुख्य सचिव का पत्र गया था कि कोई ऐसे मुकदमे हो तो उसकी सूचना भेजिए। कोई की तो बात हुई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब लोग असत्य पर लाभ करते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को घुमाते हैं। पंजाब की जेल में बंद माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने के मामले में याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दूसरे मामलों में व्यस्त होने के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि हमने कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कोर्ट को बताया गया है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं और अब बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। तो मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से पंजाब सरकार बार बार अड़ंगेबाजी कर रही है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है और उत्तर प्रदेश सरकार उसे यूपी लाना चाहती है ताकि ट्रायल आगे बढ़ाया जा सके। आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। पंजाब सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि मुख्तार अंसारी को स्किन में प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन का शिकार है और इसके खिलाफ अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी अपनी दलील पेश की है और इसको लेकर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, जो आज टल गई। कल इस मामले पर सुनवाई होगी। और अमरोहा के 52 खेड़ी हत्याकांड में फांसी की सजा पा चुकी शबनम को सोमवार को रामपुर से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उसे 21 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। बरेली जेल सुपरिटेंडेंट विजय विक्रम सिंह ने बताया कि शबनम की मानसिक स्थिति को लेकर जरूरत पड़ी तो जेल के डॉक्टर उसकी जांच करेंगे। शबनम को रामपुर की जेल में एक साथी महिला कैदी के साथ फोटो वायरल होने के बाद बरेली की हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया था। शबनम ने अमरोहा के 52 खेड़ी गांव में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 14-15 अप्रैल 2008 की रात अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले को खुलासा करते हुए मौत के घाट उतारने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को कोर्ट में पेश किया था। यहां पर कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा दी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी। शबनम को कल जिलाधिकारी महोदय रामपुर के आदेश से और रामपुर जेल अधीक्षक द्वारा यहाँ बरेली जिला जेल में शिफ्ट किया गया है
और मृत्युदंड की सज़ा से दंडित है और जेल मैनुअल में जो प्रावधान है उसके हिसाब से इनको रखा जाएगा। और इनको क्वारंटाइन भी किया गया है ताकि कोरोना, हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो हमारा क्वारंटाइन का पीरियड चलता है वो उसके तहत जो है। कितना चलता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। और 21 दिन तक रखते हैं। वृंदावन में वैष्णव कुंभ के दौरान 27 फरवरी को पहला शाही स्नान हुआ था। इस दौरान यमुना नदी में गंदगी को लेकर साधु संतों की नाराजगी सामने आई। इसके बाद साधु संतों ने मांग की है कि 9 मार्च को होने वाले दूसरे शाही स्नान से पहले यमुना का जल स्वच्छ और निर्मल हो, जिससे वैष्णव कुंभ की दिव्यता बनी रहे और साधु संत यमुना के शुद्ध जल में शाही स्नान करें। दरअसल 27 फरवरी को साधु संतों को यमुना के गंदे पानी में शाही स्नान करना पड़ा था, जबकि कुछ साधु संत बिना स्नान किए ही वापस लौट गए थे। इस घटना के बाद साधु संत प्रशासन के खिलाफ नाराज हैं। साधु संतों ने प्रदूषण अधिकारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी ने यमुना का जल लिया और उसे पीने और आचमन योग्य बताया था। ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। महामारी फैल रही है तो कोरोना में तो लोग बच जाते हैं, लेकिन ये यमुना जी के पानी में कोई बच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ के जो है सीएम साहब, पूरा प्रशासन और यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री मिनिस्टर अपना घर छोड़ के और जो है फील्ड में आवे और नाव में ना बैठ के डुबकी लगावे और उनको खुद मालूम पड़े कि जो है आस्था के साथ क्या होता है। यहाँ हजारों लाखों पब्लिक आ रही और सब तरह के जो है लोग आ रहे हैं और जो है यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिला प्रदूषण का जो अधिकारी है उसने यहाँ पर उसको जल का आचमन किया है और यहाँ पर इस जल को क्लीन चिट दी है, इससे आप क्या संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो पहली बात गलत है कि जो आचमन कभी उसमें कर ही नहीं सकता है। कौन से अधिकारी के आप बोल रहे हो? ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। मैंने आचमन किया था, जल आचमन योग्य है, लेकिन जो घटना घटी कल या परसों में उसका डीएम सर ने कल निर्देश दिए हैं। उसमें मुख्य कारण ये रहा है कि जो सैंपल था वहाँ उन्होंने कूड़ा रोकने के लिए एक वो ग्रीन कलर से नेट से फेंसिंग कर दी गई थी, तो उस फेंसिंग की वजह से जो पानी का फ्लो था वो फ्लो रुक गया, जिसकी वजह से ये जल गुणवत्ता अच्छी नहीं हुई और वो वहाँ से हटवा दिया गया है। और आज फिर हमारी टीम जो है गई है वहाँ, जल गुणवत्ता अच्छी है और जब तक ये कुंभ चलेगा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सैंपलिंग हमारी नियमित होगी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी पाने वाले 812 टीचर की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बर्खास्तगी के आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 4 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए आदेश के आधार पर किए हैं। इतना ही नहीं, बर्खास्त होने वाले इन सभी फर्जी टीचर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। मामला तकरीबन 15 साल पहले साल 2005 का है। उस वक्त यूपी के प्राइमरी स्कूल में हो रही टीचर्स की भर्ती में आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की BEd की फर्जी डिग्री लगाकर तमाम लोगों ने नौकरी हासिल कर ली थी और ये लोग टीचर बन गए। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। एक PIL पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में SIT जांच के आदेश दिए थे। SIT जांच में न सिर्फ फर्जीवाड़े के आरोप सही साबित हुए, बल्कि सरकार ने इनकी बर्खास्तगी की भी सिफारिश की। प्राइमरी स्कूलों में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाले 812 टीचर्स की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं। बर्खास्तगी का ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से 4 दिन पहले आए फैसले के आधार पर किया है। दरअसल ये मामला तकरीबन 15 साल पुराना है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकला था उसमें आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की BEd की फर्जी डिग्री लगाकर तमाम लोगों ने नौकरी हासिल कर ली थी। बाद में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। एक PIL पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में SIT जांच के आदेश दिए थे। SIT जांच में न सिर्फ फर्जीवाड़े के सभी आरोप सही पाए गए, बल्कि सरकार से इन सभी दोषियों की बर्खास्तगी की भी सिफारिश की गई थी। सरकार ने जब बर्खास्तगी का आदेश जारी किया तो उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी तो उस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई। 4 दिन पहले यानी 26 फरवरी को आए डिवीजन बेंच के फैसले ने भी एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया और जो बर्खास्तगी का फैसला था उस पर अपनी मुहर लगा दी। हाई कोर्ट से आए इसी फैसले के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने अब इन 812 टीचर्स की बर्खास्तगी के अंतिम आदेश जारी कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए यूपी के सभी जिलों के PSA को लेटर भी
भेज दिया है। लेटर में कहा गया है कि इन टीचर्स को न सिर्फ बर्खास्त किया जाए बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। हालांकि इस दौरान उन्हें जो वेतन और भत्ते मिले हैं उनकी भरपाई कैसे होगी, उनसे वसूली की जाएगी या नहीं, इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उधर हाथरस कांड के मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ और पीएफआई के 4 सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। एजेंट अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम और सिद्दीक कप्पन की मथुरा के एडीजे प्रथम कोर्ट में पेशी हुई। रऊफ शरीफ से एसटीएफ की पूछताछ में फिरोज खान और अंसद से संबंध सामने आए, जिसके खिलाफ एसटीएफ के पास पर्याप्त सबूत भी हैं। कोर्ट ने एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर तत्काल दोनों पीएफआई आतंकी फिरोज खान और अंसद के बयान दर्ज करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब जल्द ही दोनों आतंकियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। वहीं पीएफआई के एजेंट सिद्दीक कप्पन को कोर्ट ने 4 मार्च को तलब किया है। अब 4 मार्च को आरोपी सिद्दीक कप्पन को जेल से कोर्ट लाया जाएगा और अदालत में कुछ अभिलेख और ऑडियो का सत्यापन कराया जाएगा। पीएफआई के सभी एजेंटों के पास आपस में संबंध, एसटीएफ को पुख्ता सबूत मिले हैं। साथ ही विदेशी फंडिंग हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश रचने का पहले ही खुलासा किया जा चुका है। अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। पीएफआई के जो जेल में 500 लोग बंद हैं, उनके आज तलबी के लिए डेट नियुक्त थी। उनको एडीजी फर्स्ट कोर्ट माना था, लेकिन उनकी बीसी के द्वारा डेट करा दी गई। उसमें 31 मार्च 2021 नियुक्त की गई है। इसमें एक मुलजिम जब राउफ शरीफ केरल से गिरफ्तार किया गया था, उसको पीसीआर पर मथुरा लाया गया था। पीसीआर पर मथुरा ले जाने के बाद में इसको इससे जो पूछताछ की गई थी, उसमें 2 लोगों के नाम और आए थे, जो फिरोज खान और असन, जो कि वर्तमान में लखनऊ में निरुद्ध है, क्राइम नंबर 4/21 में। बस्ती में एक ऐसा स्कूल है जहां इमारत तो है लेकिन बच्चे इमारत में नहीं बाहर पढ़ते हैं। यहां बाकायदा बेंच लगा हुआ है, लेकिन क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ऐसे ही पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया? सरकार बदल गई, प्रदेश भी बदलाव की राह पर तेजी से चल पड़ा है, लेकिन बहुत जगहों पर भ्रष्टाचार की बुनियाद इतनी गहरी और मजबूत है कि वहां खड़ी इमारतें अब भी ऐसे ही जर्जर और कमजोर दिखती हैं। ये बस्ती में शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां इमारत तो है, लेकिन छात्र छात्राएं खुले आसमान में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। और ये सब शौक से नहीं बल्कि भय से बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के दीमक ने सब खोखला कर रखा है। 4 साल में ही बिल्डिंग जर्जर हो गई, दीवारों में दरार आ गई, शौचालय टूट गए, छत टपकने लगे। बिल्डिंग कब जमींदोज हो जाए पता नहीं। दरअसल 2012 में सपा सरकार के समय बहादुरपुर ब्लॉक के बल्लीपट्टी गांव में 63 लाख रुपए की लागत से इस इमारत का निर्माण किया गया था। ये राजकीय हाई स्कूल है। 2016 में निर्माण पूरा भी हो गया, लेकिन कमीशन खोरी का ऐसा चक्कर जहां बिल्डिंग के हैंडओवर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई और सब कूड़ा कबाड़ा हो गया। समस्या ये कि सर बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई है। इस वजह से पहले जो क्लासें चलती थी वो अपर प्राइमरी में चलती थी, तो बच्चों की संख्या बढ़ी, दिक्कत होने लगी। चूँकि बिल्डिंग हैंडओवर नहीं है, इसलिए यहाँ लाके पढ़ा रहे हैं। यहाँ काफ़ी दिक्कत। बहरहाल अब नए आए DIOS साहब कह रहे हैं कि वो खुद इसका निरीक्षण करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी तो जनपद में मुझे आए लगभग 1.5 महीने हो गए हैं और आप लोगों द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। हम उसकी जो है समिति बना के, टेक्निकल समिति बना के जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। बहरहाल योगी सरकार ने भले ही शिक्षा क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत इस जर्जर इमारत की तरह ही जिसे अब किसी भी हालत में दुरुस्त करने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश की रिपोर्ट।